नमस्कार दोस्तों। 2 जुलाई के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। जो सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पुलिस रिफॉर्म एंड द क्रूशियल जुडिशियल एक्टर। देखिए, पूरे देश भर में गुस्सा है दोस्तों। थूथुकुडी में 2 शॉपकीपर्स को पुलिस उठा के लेके गई। उनके खिलाफ इतनी ज्यादा ब्रुटैलिटी हुई कि इन बेचारों की मौत हो गई। अब ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि एज अ सिविल सर्वेंट आपको सीधे सीधे व्यू पॉइंट नहीं बनाया जाना चाहिए। जब तक फाइनल कोर्ट जजमेंट ना आ जाए तब तक आप किसी भी आंसर में ये चीजें नहीं लिखेंगे। बट ऑलमोस्ट दिख रहा है कि हाँ, उनके खिलाफ ब्रुटैलिटी हुई थी। तो यहाँ पे इसके बारे में बातचीत की गई है। जुडिशरी ने कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड पहले क्या स्टेटमेंट्स दिए, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, इनके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड यूपीएससी में इसमें सवाल 100% आने वाला है इस बार। अगला आर्टिकल देखते हैं। दिस इज स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट आसाम इंक्लूसिव एथोस। देखिए, आसाम की जो मेजर लैंग्वेज है वो है असमीज लैंग्वेज, बट उसके साथ छोटी मोटी बहुत सी लैंग्वेज है, जैसे कि वहां की जो ट्राइब्स हैं, कम्युनिटीज हैं, ये देखिए मिसिंग, देओरीज, राभास, इनकी अपनी छोटी छोटी लैंग्वेज है। रिसेंटली एक लॉ लेके आई आसाम गवर्नमेंट कि आसामीज लैंग्वेज को कंपलसरी किया जाएगा सारे स्कूल में, चाहे पब्लिक स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, इंक्लूडिंग केंद्रीय विद्यालय 1 से लेकर 10वीं क्लास तक के लिए। कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, बट कोई भी एक्सेप्शन इन मिसिंग, देओरीज और आभास के लिए नहीं है। तो इस चीज को यहाँ पे ऑथर पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये देखेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, प्रॉमिस एंड डिलीवरी। तो यहाँ पे एक इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन है, कोवैक्सिन, हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने बनाई है। तो इसके ट्रायल वगैरह चल रहे हैं। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स इसके शुरू हुए हैं, रैट्स माइट्स पे इनके ट्रायल्स हो चुके हैं। इसके अलावा एक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है जो कि इंग्लैंड में बनी है। तो पूरे चांसेस है कि अगर उस ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल्स पॉजिटिव होते हैं तो पुणे बेस्ड कोई एक कंपनी है वो इन वैक्सीन को बनाएगी। तो बहुत सारी वैक्सीन बन रही हैं। इंडिया को इससे किस तरीके से फायदा हो सकता है, इसके 1 या 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो जल्दी से इसको भी देख लेंगे। फिर ये एक आर्टिकल है, हाउ नॉट टू टेम द डिजिटल ड्रैगन। ये मुझे बहुत अजीब सा आर्टिकल लगा दोस्तों। यहाँ पे इसको अपार गुप्ता ने लिखा है, लॉयर है ये। इनका ये बोलना है कि ये जो 59 एप्स बैन, ये जो एप्स है हमारी, इनको जिसको सरकार ने बैन किया, ये हमारी डेमोक्रेसी में जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं उन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। ऐसा ही ऑथर बोल रहे हैं। इनके स्टेटमेंट्स मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आए। इनका ये बोलना है कि एकदम से आप ये ऐप कैसे बैन कर सकते हैं, ये लोगों के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अगेंस्ट है। इस तरीके की बातें ऑथर बोल रहे हैं। किसी ने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की भी रीडिंग कही है तो साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि सीधे सीधे गवर्नमेंट ने जो एलएसी पे स्टैंड ऑफ चल रहा है उसकी वजह से ये स्टेप नहीं लिया है, ऐसा गवर्नमेंट ने अपना ऑफिशियल स्टैंड लिया है। और इस समय पे जो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है, पूरे इंडिया को उसके साथ रहना चाहिए। उस समय पे इस तरीके की डिसेंटिंग वॉइसेस जो कि गवर्नमेंट के एक अच्छे कदम को अगेंस्ट में बोले, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। हालांकि सबके अपने अपने ओपिनियन है, डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। चाइना होता तो शायद अब तक उड़ा दिए जाते। आगे चलते हैं। स्ट्रीमिंग फॉर रीडिंग, यहां पे क्या कहा गया है दोस्तों, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक मेजर पर्सनालिटी है, इसको ब्रिज कोठारी जी ने लिखा है। ये IIM अहमदाबाद में फैकल्टी है। प्लेनेट रीड करके एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके फाउंडर है। ये बोल रहे हैं दोस्तों कि मेन चीज क्या है यहाँ पे, इसको देखिए, द सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग। तो क्या होता है, आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखते होगे दोस्तों, हॉटस्टार देखते होगे, आपका अमेजन प्राइम देखते होगे, उसमें आप देखते हो कि मान लीजिए कोई हिंदी में मूवी आ रही है। तो अगर हिंदी में कोई मूवी है तो अगर उसके हिंदी में ही सबटाइटल आने लगे तो सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग को इंडिया में लीगल किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग इस चीज पर बोल रहे हैं कि भाई सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग को आप लीगल क्यों कर रहे हो, जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसमें उसी का आप सबटाइटल नीचे क्यों दिखा रहे हो। तो इसके फेवर में कुछ पॉइंट बताए गए और कुछ बहुत अच्छे पॉइंट बताए गए, तो इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एक और आर्टिकल है आपका, रिफॉर्मिंग इंडिया डिजिटल पॉलिसी। तो एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया को अपनी डिजिटल पॉलिसी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। उस डिजिटल पॉलिसी को रिफॉर्म करने के लिए 3-4 चीजें इंडिया को मेजर बेसिस पे या अर्जेंट बेसिस पे करनी पड़ेंगी, ताकि यूएस के साथ इंडिया के रिलेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में और आगे बढ़ पाए। तो बहुत 1 या 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के आर्टिकल का, जो कि होगा आपका पुलिस रिफॉर्म एंड द क्रूशियल जुडिशियल एक्ट। देखिए, यहां पे बात हो रही है पुलिस रिफॉर्म की और क्रूशियल जुडिशियल सेक्टर की। अभी अभी थूथुकुडी में जो हुआ, ये सोच के भी परे है। 2 शॉपकीपर्स को, जिन्होंने नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद अपनी दुकान को खोल रखा था, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, आप सोचिए, मतलब
एक ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाली बात है, पब्लिक इमेजिनेशन के आगे जाता है वो। दो पर्सन ये हैं, लेफ्ट साइड पे जयराज है और ये इनके बेटे बेनी है, इन दोनों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि डंडों से इनको मारा गया, लेदर बूट से इनको मारा गया, इनके प्राइवेट पार्ट्स में बैटन्स घुसेड़े गए, पता नहीं अजीब अजीब। कोई नॉर्मल पर्सन तो ये काम नहीं ही करेगा। अब ये काम अगर हुआ है तो बहुत गलत है, हुआ ही होगा, बट जब तक जुडिशरी का डिसीजन नहीं आता है तब तक कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अब अगर बातचीत करी जाए यहां पे कि कस्टोडियल डेथ्स पे देखिए, ये पहला केस नहीं है कस्टोडियल डेथ का, इससे पहले बहुत सारी कस्टोडियल डेथ्स हो चुकी हैं। तो जब इतनी ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स होती हैं तो इसके बारे में कुछ किया क्यों नहीं जाता है? जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है ये कुछ करती क्यों नहीं है? हम एक डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, हम एक कॉलोनी नहीं है। अब हम ब्रिटिश राज के अंदर नहीं है कि ब्रिटिशर्स जो चाहे वो कर रहे हैं, जैसे चाहे मार रहे हैं। हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी में रहते हो, जब हम डेमोक्रेटिक पॉलिटी में रहते हो तो हमारे कुछ राइट्स है। तो जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले जो मदुरई बेंच है मद्रास हाई कोर्ट की, उसने ऑटोमेटिकली इस केस को अपने पास लिया और इस केस को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने यहां पे केस को ऑटोमेटिकली अपने पास लेके थोड़ा सही किया है। मद्रास हाई कोर्ट इज एक्टेड इन द बेस्ट ट्रेडिशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। देखा जाए तो इंडिया में अब तक अगर पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई तो पुलिस रिफॉर्म्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ही किया है जो किया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लीड ली है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुछ करने के बाद ही हमारी पॉलिटिकल क्लास पे में आई है। देखिए पॉलिटिकल क्लास के सामने तो देखिए पुलिस डरती नहीं है, इन पॉलिटिकल क्लास के सामने ये पुलिस वाले सलाम ठोकते हैं। पुलिस वालों का जोर कहां चलता है? नॉर्मल आदमियों पर चलता है। अब देखिए यहां पे पुलिस वालों के अगेंस्ट में बहुत कुछ बोला गया है दोस्तों, लेकिन एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि बहुत से पुलिस वाले बहुत अच्छे भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं 1990s में कुछ जजमेंट्स आए थे आपके सुप्रीम कोर्ट के। क्या जजमेंट्स थे? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। पहला वाला जजमेंट आया था 1994 में, दूसरा वाला आया था 1997 में, जहां पे स्टेट एक्शन के अगेंस्ट राइट्स को सिक्योर करने की बात की गई थी, खासकर पुलिस के कंटेक्स्ट में। पहला क्या बोलता है? राइट टू लाइफ। दूसरा क्या बोलता है? राइट टू नो। तो जब भी पुलिस एक्शन की बात होती है आप इन दो केसेस को कोट कर सकते हो, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। ठीक है, इन गाइडलाइंस के थ्रू कोर्ट ने जो पुलिस की पावर होती है किसी एक पर्सन को अरेस्ट करने की, उस अरेस्ट करने की पावर को थोड़ा रोकने की कोशिश की। ठीक है, तो थ्रू दिस गाइडलाइंस द कोर्ट सॉट टू कर्ब द पावर ऑफ अरेस्ट। उसके बाद जब आप किसी पर्सन को एक्यूज कर रहे हो और उसको अरेस्ट कर रहे हो तो उस समय पे तुरंत आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो सारे फैक्ट्स बताने पड़ेंगे कि भाई आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाएगा इमीडिएटली आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो आके लीगल प्रोसीडिंग्स करके उसको बचा सके। अब आप देखोगे 1994 में और 1997 में जो जजमेंट दिए सुप्रीम कोर्ट में, उसको लागू करते करते सालों लग गए। फाइनली ये सारे जजमेंट्स लागू कैसे होंगे? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 को जब फाइनली गवर्नमेंट लेके आएगी तब ये सारी गाइडलाइंस जो कि कोर्ट ने 1994 और 1997 के जजमेंट्स में दी थी, इनको स्टैट्यूटरी बोर्ड ये बैकिंग मिली। ठीक है, पहले वो जुडिशियल गाइडलाइंस थी, जुडिशियल गाइडलाइंस से स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस होने में, मतलब सरकार द्वारा पारित गाइडलाइंस होने में समय लग गया उनको 10 साल से ज्यादा। आज की डेट में ये हमारे लॉ का हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो मेन चीज आती है, एक और केस यहां पे आपकी समझ में आता है, वो है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या है दोस्तों? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ये लेजिस्लेशन लेके, मतलब ये जुडिशियल जजमेंट दिया प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए जितने भी स्टेट हैं, पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, जितनी भी पुलिस फोर्सेस होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के काम अंदर काम करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट से बोला कि आपके अंदर जो पुलिस है उनको गवर्न करिए और आप एक ऐसा लेजिस्लेशन लेके आइए जिससे आपकी जो पुलिस फोर्सेस है वो अकाउंटेबिलिटी हो उनकी, वो किसी को भी पकड़ के जेल में ना बंद कर दें, अकाउंटेबल होनी चाहिए वो। लेकिन आप देखोगे प्रकाश सिंह जजमेंट आया 2006 में, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2013 में एक नियम पास किया और उस नियम को इफेक्ट दिया 2017 में। तो जो जजमेंट 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको फाइनली लागू करने में 2017 लग गया तमिलनाडु को, 11 साल लग गए तमिलनाडु को इस लॉ को फाइनली लागू करने में।
इससे आपको दोस्तों ये आइडिया लगेगा कि पुलिस रिफॉर्म्स कितने अर्जेंट हैं हमारी सरकारों के लिए। सीधे सीधे पता चलता है कि हमारी सरकारों के लिए पुलिस रिफॉर्म्स उतने अर्जेंट नहीं है, क्योंकि सरकारों के अंदर ही पुलिस होती है, और जब पुलिस के पावर होगी तो ऑटोमेटिकली सरकार के पास पावर होगी। अब देखिए, कभी कभी जुडिशरी पुलिस का सपोर्ट भी करती है। देखिए भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आप पुलिस को ताकत नहीं दोगे तो जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है हमारी सोसाइटी के, वो बहुत एक्टिव हो जाएंगे, और जितना पुलिस नहीं परेशान करेगी हमारी सोसाइटी को, उससे ज्यादा वो क्रिमिनल एलिमेंट्स परेशान करेंगे। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, आपको पुलिस को भी कंट्रोल में रखना है, एक बैलेंस रखने की जरूरत है। मतलब आप पुलिस के ऊपर इतनी ज्यादा भी वो ना लगा दो, पाबंदियां ना लगा दो कि वो इनफेक्टिव हो जाए, कुछ कर ही ना पाए। समझ गए ना दोस्तों? तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। फिर यहां पे जुडिशरी ने और भी बहुत सारी चीजों के बारे में कहा गया है, जैसे जुडिशरी ने कभी कभी नार्को एनालिसिस टेस्ट को सपोर्ट दिया है। कभी कभी बोला है कि जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करो। कभी कभी जुडिशरी ने यह भी बोला है अपने जजमेंट्स में कि पुलिस स्टेशन के अंदर सीसीटीवी लगाओ, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि पुलिस स्टेशन में एक्चुअली में क्या किसी के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है। बट बात यह है कि इंडिया में क्या इस लेवल पे टेक्नोलॉजी लग पाएगी? अगर आप टेक्नोलॉजी मान लीजिए इतनी एफिशिएंटली लगा देते हो जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है पुलिस स्टेशन के अंदर जो पुलिस पर्सन है वो थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे। ये भी एक बात निकल के आती है यहां पे। तो यहां पे ये कहने की कोशिश की जा रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये अपने अपने डिसीजंस को देके पुलिस ब्रूटैलिटी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टोडियल डेथ्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को ज्यादा अकाउंटेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ इनफॉर्मल रिपोर्ट्स ये बोलती हैं, ऑब्वियसली बात है स्टेट रिपोर्ट्स ऐसा नहीं बोलती, गवर्नमेंट डाटा ऐसा नहीं बोलता, इसलिए आप उसको कोर्ट भी मत करिएगा, बट यहां पे लिखा है तो बता रहा हूं। रिपोर्ट्स ऐसी आई कि भैया पूरे इंडिया में कम से कम एक दिन में 5 कस्टोडियल डेथ होती है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। तो सीधी सीधी बात है, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है। जुडिशरी की अप्रोच क्या होती है कि किसी एक केस में जुडिशरी एक ऑर्डर पास करती है जिसमें वो डायरेक्शंस देती है, गाइडलाइंस देती है, लेकिन बात यह है कि उन डायरेक्शंस को मानना, उन गाइडलाइन को मानना काफी हद तक पुलिस पे डिपेंड करता है। पुलिस किसके अंदर होती है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज फार एज जुडिशरी इज कंसर्न, वो आती है ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट पे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ना कि आपने किसी को अरेस्ट किया, तो भैया 48 घंटे के अंदर आपको उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये बताएगा कि हाँ भाई, पुलिस ने जो भी आपके ऊपर चार्जेस लगाए हैं वो सही है, तो आपको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा या आपको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यहाँ पे, वो उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे आती है जो कि लोअर लेवल पे काम करता है। लेकिन अब बात यह बोली गई है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाता है। तो ऑफिसर यहां पे दो चीजें बोल रहा है। पहली चीज तो ऑथर ये बोल रहा है कि जो हाईएस्ट लेवल की जुडिशरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो गाइडलाइंस तो दे देते हैं, बट उन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करना काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे जाकर तो उसको इंप्लीमेंट करेगा नहीं। एक बात ये बोली गई। दूसरी बात, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जो नीचे की तरफ बैठे हैं, नीचे के लेवल पे बैठे हैं, क्या उनकी गलती है? तो यहां पे देखेंगे थोतुकोडी इंसिडेंट में भी जो इन दो लोगों की जुडिशियल और पुलिस कस्टडी दी थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, तो क्या उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की गलती है? नहीं है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन होता है कि वो ये जो रिमांड वाले केसेस होते हैं ना, उनको सीरियसली देखते ही नहीं है, या जल्दी जल्दी में देख के उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और जब पुलिस एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने इनफ डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा है कि भाई हमारे पास इनफ प्रूफ है, इसको बंद करने की जरूरत है, तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही परमिशन दे देता है, वो ज्यादा रोचता नहीं है। अच्छा सॉरी, मैंने 48 घंटे बोल दिया शायद पहले। अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर आपको लोकल मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है अरेस्टेड और डिटेन्ड पर्सन को। ठीक है। यहां पे दोस्तों देखो, एक और बात कही गई है। क्या है कि देखिए, मद्रास हाई कोर्ट जो है, मदुरई बेंच, इन्होंने क्या बोला कि थूथुकुडी केस वाले में मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि देखिए कुछ बैड एप्पल्स हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। यानी कि जुडिशरी का बोलना है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स अच्छे भी हैं, बट बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो इस तरीके की चीजें करके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की का नाम बदनाम करते हैं। लेकिन यहां पे जो ऑथर है वो पूरे सिस्टम को रीओरिएंट करने की बात कर रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि पुलिस सिस्टम को ओवरऑल एफिशिएंट बनाने के लिए अगर कोई एक गलती करता है तो पूरे सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ये जो आर्टिकल है वो लिखा है अभिनव सेकरी जी ने। ये लॉयर हैं, और लॉयर और पुलिस वालों की देखिए बनती नहीं है। कुछ दिन पहले दिल्ली में आपने देखा ही होगा कि रॉयल जो लॉयर्स है वो पुलिस वाले को घेर के थप्पड़ मार रहे थे। तो मतलब लॉयर और पुलिस वालों की बनती नहीं। तो लॉयर यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई पुलिस वालों को ओवरऑल आप अकाउंटेबल करिए। ठीक है।
इनके ऊपर अगर कोई भी एक आदमी गलती करता है तो सबको अकाउंटेबल ठहराइए, लेकिन वो भी सही नहीं होगा। क्योंकि क्राइम को रोकना है तो पुलिस वालों को ताकत देनी ही पड़ेगी। तो जरूरी यह है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि लोअर लेवल पे काम कर रहा है उसके काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। कस्टोडियल डेथ्स के ऊपर एक इमीडिएट लॉ लेके आया जाए। जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पास हुई हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट्स पूरी तरीके से पास करें और अकाउंटेबल किया जाए पुलिस को। ये सब बातें इस आर्टिकल में कही गई। काफी समय लग गया है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट आसाम्स इंक्लूसिव एथोस। अब देखिए यहां की हुआ क्या है। देखिए अभी अभी आसाम गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिससे आसामीज लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया है पब्लिक स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी, केंद्रीय विद्यालयों में भी, क्लास 1 से लेकर 10 तक के लिए। और गवर्नर ने भी इसको असेंट दे दी है। तो ये लॉ बन गया है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस किए गए हैं कि बराक वैली में, बोडोलैंड काउंसिल में और दूसरे जो 6 शेड्यूल एरियाज हैं वहां पे बंगाली, बोडो और दूसरी लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दी जाएगी। बट इन इलाकों के अलावा जो बाकी इलाके हैं वहां पे आसामीज लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो देखिए आप असमीज जो लोग हैं, जो असमीज नेशनलिस्ट हैं वो खुश हैं, लेकिन कुछ ट्राइब्स को यहां पे इग्नोर कर दिया गया। वो कौन कौन सी ट्राइब्स है? तो मिशिंग ट्राइब है, देवरी ट्राइब है, राभा ट्राइब है। तो मिशिंग, देवरी, राभा जिनकी मदर टंग है वो लोग इस डिसीजन से परेशान है। उनका ये बोलना है कि भाई आप असमीज लैंग्वेज माना कि मेजॉरिटी लैंग्वेज है, बट आप असमीज लैंग्वेज को इन ट्राइब्स के ऊपर इंपोज क्यों कर रहे हो? ये गलत है। आप एक लिंग्विस्टिक हायरार्की बना रहे हो, आप होमोजेनाइजेशन कर रहे हो रीजन का, कल्चरल होमोजेनाइजेशन कर रहे हो, लिंग्विस्टिक होमोजेनाइजेशन कर रहे हो। इतनी बड़ी आबादी पे जहां पे बहुत सारे लोग नॉन असमीज लैंग्वेज बोलते हैं उनके ऊपर भी आप असमीज थोप रहे हो। और इसका एग्जाम्पल कैसे दिया है? नॉर्थ इंडिया का। तो ऑथर बोल रहा है कि नॉर्थ इंडिया में अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो उसे हिंदू समझा जाएगा, अगर कोई उर्दू बोल रहा है तो उसे मुस्लिम समझा जाएगा। तो बाकी लैंग्वेजेस जैसे कि मगधी, अवधी, भोजपुरी, गरवाड़ी, इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। ऐसा यहां पे ऑथर का बोलना है। बट देखा जाए दोस्तों तो कुछ हद तक ऑथर का बोलना यहां पे थोड़ा गलत हो रहा है। देखिए अवधी, भोजपुरी, मगधी, गढ़वाली और बाकी जो लैंग्वेजेस लोग अपने अपने इलाकों में बोलते हैं। हाँ ये जरूर है कि जो हमारी सरकार है वो हिंदी को तवज्जो देती है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं दोस्तों। आपने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? इंग्लिश है, अरबिक है, चाइनीज, मैंडरिन, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच। कहीं आपको हिंदी नजर आ रहा है? हमारी सरकार ये कोशिश कर रही थी कि हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए यूनाइटेड नेशंस का। जैसे सरकार ने कोशिश की, पूरे इंडिया में बवाल मच गया, अरे हिंदी को क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हो, ये तो ऐसा क्या है, हिंदी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? अरे भाई हिंदी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बोल रही है, और आप हिंदी को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हो तो हिंदी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप इंडिया को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। इंडिया की सॉफ्ट पावर को, इंडिया की कल्चरल रीच को दुनिया में बढ़ा रहे हो। ठीक है, इसीलिए आप हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात कर रहे थे। और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में भी देखो तो जो सबसे बड़ा तबका है इंडिया का, लगभग 40% लोग सीधे सीधे इंग्लिश बोलते हैं, और लगभग उसके आगे आप देखोगे 26% लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिंदी आती है। 66% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन नोज हिंदी। तो हिंदी ऑब्वियसली बात है एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनने के लिए एलिजिबल है। पर जब भी इस तरीके के कोई स्टेप्स होते हैं तो उसके अगेंस्ट में बोला जाता है। खैर मैं टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो गया, वापस आते हैं। तो ऑथर यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई ये जो आसामीज लैंग्वेज का आप होमोजेनाइजेशन कर रहे हो वो गलत है। अब इसके लिए लॉजिक क्या दिया गया है? तो भैया 2011 सेंसस में ये बोला गया कि आसामीज जो स्पीकर थे वो थे 48.38% ऑफ द पॉपुलेशन। 1971 में थे 60.89%। तो ये घट गए हैं। इसलिए असमीज लैंग्वेज का प्रमोशन जरूरी है। और अगर असमीज लैंग्वेज का प्रमोशन जरूरी है तो आपने असमीज लैंग्वेज को मैंडेटरी कर दिया। लेकिन ऑथर यहां पे एक दूसरा व्यू पॉइंट बता रहा है। ऑथर ये बता रहा है कि आप डाटा को सही तरीके से देखिए। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को असमीज आती है बट वो अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना जरूरी समझते हैं। तो जो मिशिंग कमिटी हो गई, देवरी कमिटी हो गई, इनको असमीज आएगी भी तो भी ये बताएंगे कि मैं मिशिंग बोलता हूं, मैं देवरी बोलता हूं। तो उस चक्कर में आपको ऐसा लगेगा कि असमीज बोलने वाले लोग केवल 48% है, बट ऐसा नहीं है। असमीज बोलने वाले लोग इससे बहुत ज्यादा हैं। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दूसरी लैंग्वेज, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो उनकी मेन लैंग्वेज है, असमीज लैंग्वेज उनकी मेन लैंग्वेज नहीं है। तो अगर आपके सेंसस में ये निकल के आया कि 48.38% लोग असमीज बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं हो कि इतने ही लोगों को असमीज आती हो। ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहा है। फिर ऑथर ये बोलता है कि देखिए
असम का एक बहुत बड़ा तबका, जैसे कि मिसिंग ट्राइब होगी, देवरी ट्राइब होगी, वो असमीज लैंग्वेज से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपनी रिस्पेक्टिव लोकल लैंग्वेज को। तो इस तरीके का लॉ लाके आप हमारी रिस्पेक्टिव लोकल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हो, ये बात भी कही गई है। और ट्राइबल लैंग्वेजेस घट रही हैं स्टेट में, इस पे ऑथर फोकस लेके आना चाह रहा है। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि मिसिंग ट्राइब के बारे में बताया गया कि 2001 सेंसस में बोला गया कि मिसिंग ट्राइब की लैंग्वेज बोलने वाले लोग 41.13% से बढ़े, लेकिन 2011 सेंसस में केवल 14% से बढ़े। उसी तरीके से देवरी ट्राइब की लैंग्वेज बोलने वाले लोग 56% से बढ़े 2001 सेंसस में, पर 2011 सेंसस में केवल 16% से बढ़े। फिर यह बताया जा रहा है कि राभास कम्युनिटी के लोग जो लैंग्वेज बोलते थे वो 18% से बढ़ी 2001 सेंसस में, बट 2011 सेंसस में 15% से घट गई। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि या तो ट्राइबल लैंग्वेज के बोलने का रेट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है या वो नेगेटिव में जा रहा है। तो जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं वो अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं। जो सोनोवाल, कचारी, तिवास, ये ऑलमोस्ट अपनी लैंग्वेज को पूरी तरीके से खो चुके हैं, जो कि गलत है। ऐसा यहां पे ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर ऑथर यहां पे हिस्ट्री को भी कोट कर रहा है। 30 अक्टूबर 1985 का एक दिया है कि 30 अक्टूबर 1985 को गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने, मिसिंग कम्युनिटी बहुत समय से स्ट्रगल कर रही थी, तो फाइनली 30 अक्टूबर 1985 को गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने मिसिंग कम्युनिटी को बोला कि हाँ भाई, हम आपकी लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास 3 में, क्लास 4 में, प्राइमरी लेवल पे मिसिंग कम्युनिटी में पढ़ाया जाएगा आपके इलाकों में, मिसिंग लैंग्वेज के टीचर्स को अपॉइंट करेंगे। लेकिन ऑथर ये भी बता रहा है कि सरकार ने ज्यादा कुछ किया नहीं, तो 1994 तक केवल 230 मिसिंग टीचर्स को अपॉइंट किया गया। मिसिंग को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने की जो बात कही गई थी वो धीरे धीरे जाती जा रही है, उड़ती जा रही है। ये सब बातें कही गई हैं। फिर आप देखोगे दोस्तों कि इन्होंने कुछ और एग्जाम्पल्स दिए, कुछ और स्टेट्स के एग्जाम्पल दिए। इन्होंने बोला कि ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर अगर आप कोई बाहर की लैंग्वेज थोपोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज बिल आया था 1961 में, ठीक है। अब ऑफिशियल लैंग्वेज बिल आया जब 1960 में, तो इस ऑफिशियल लैंग्वेज बिल के अगेंस्ट में जो खासी कम्युनिटी के लोग हैं वो खड़े हो गए, दूसरी कम्युनिटी के लोग खड़े हो गए, तो उस चक्कर में मेघालय को आसाम से अलग कर दिया गया। मेघालय एक अलग स्टेट बना ना, वो भी लिंग्विस्टिक बेसिस बना, क्योंकि खासी और दूसरी कम्युनिटी के लोग बोल रहे हैं भाई हमको अलग कर दो, हमारे ऊपर आसामीज मत थोपो। तो वो जो बोडो मूवमेंट है वो भी लैंग्वेज से निकल के आता है। तो अगर आप इस तरीके के आसामीज नेशनलिज्म को लेके आओगे तो आप गलत कर रहे हो। आपको मिसिंग, देवरी, राभा, इन कम्युनिटीज का भी ध्यान रखना है, इनको अलग नहीं करना है। अब यहां पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की भी बात की गई दोस्तों। देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तो आसाम में काफी बवाल हुआ था। आसाम के लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अपोज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई बांग्लादेश से जो हिंदूज आ रहे हैं, मुस्लिम्स के अलावा जो बाकी कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, उनको सिटीजनशिप मिल सकती है, तो वो आसाम में सेटल हो सकते हैं। तो आसाम के लोगों को सही नहीं लग रहा था। आसाम के लोगों को लग रहा था कि बाहर से लोग आके हमारे यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। तो आसाम के जो लोकल लोग हैं वो बहुत एंटी गवर्नमेंट हो गए। तो ऑथर यहां पे कहने की कोशिश कर रहा है कि लोग एंटी गवर्नमेंट हो गए हैं, तो लोगों को पैसिफाई करने के लिए जो आसाम की सरकार है वो आसामीज लैंग्वेज का बिल लेके आ रही है। तो इस आसामीज लैंग्वेज के बिल के लाने के चक्कर में जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। फिर यहां पे ये भी बोला जा रहा है कि जो आसाम के होम मिनिस्टर है वो कुछ इस तरीके का लेजिस्लेशन लाने की भी बात कर रहे हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए आसाम में तो मैट्रिकुलेशन तक आपने आसामीज पढ़ी हो। तो ये भी एक फर्दर स्टेप ऑफ एलियनेशन है। ये सब बातें कही जा रही हैं दोस्तों। तो आसाम में ये लैंग्वेज को प्रॉब्लम को लेकर बात चल रही है। यहां पे आपके लिए एक शेड्यूल इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे संविधान का, जो कि है 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं जिसमें असमीज है, बट वो लैंग्वेजेस नहीं है जो आसाम में माइनॉरिटी में है। तो यहां पे बस ऑथर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि वो लैंग्वेजेस उन 22 में भी नहीं है, और आसाम की स्टेट गवर्नमेंट भी अगर सपोर्ट नहीं देगी तो वो लैंग्वेजेस गायब हो जाएंगी, जिसको रोकना बहुत जरूरी है अगर ट्राइबल आइडेंटिटी को बचाना है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों प्रॉमिस एंड डिलीवरी की। इंडिया की पहली कोविड-19 की वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू हो गई है। इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सिन। कोवैक्सिन को एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने बनाया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलके। तो देखिए फेज 1 और फेज 2 जो ट्रायल है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, वो इनके ऊपर शुरू होने वाले हैं। परमिशन शायद ऑलमोस्ट आ गई है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। तो जो इनिशियल लेवल के ट्रायल्स होते हैं ना, जो आप रैबिटों पे करते हो, चूहों पे करते हो, रैट्स पे करते हो, वो हो चुके हैं। तो भाई इनएक्टिवेटेड या किल्ड नोवल कोरोना वायरस को इस्तेमाल करके एक ह्यूमन ब्लड में एंटीबॉडीज को प्रयोग करके कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत
उसकी यहाँ पे बात की। जैसे इनएक्टिवेटेड पोलियो वाली वैक्सीन काम करती है ना, कुछ उसी तरीके से ये इनएक्टिवेटेड नोवल कोरोना वायरस की वैक्सीन काम करेगी। ये बातें बोली गई हैं। अब देखिए डेवलप कैसे किया गया, तो पुणे में एक आपकी लेबोरेटरी है जिसको बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से सैंपल्स को कलेक्ट किया गया और इस वैक्सीन को बनाया गया। अब कितनी इफेक्टिव होने वाली है वैक्सीन, ये तो देखिए समय ही बताएगा। अब क्या इंडिया में ही एक वैक्सीन बन रही, दुनिया भर में वैक्सीन बन रही दोस्तों। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने भी एक वैक्सीन बनाई है, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स बन रहे हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल्स अच्छे हुए तो एक पुणे बेस्ड कंपनी है जो मिलियंस ऑफ डोजेस बनाएगी और इनको एक्सपोर्ट करेगी यूके में। और अगर वो यूके में एक्सपोर्ट करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे डोजेस इंडिया में भी कंज्यूम होंगे। तो यहाँ पे दो तीन पॉइंट से बातें उठाई गई कि भाई इतनी सारी वैक्सीन बन रही हैं, इन वैक्सीन की एफिशिएंसी क्या होने वाली है, क्या ये अच्छी होने वाली है, क्या ये बुरी होने वाली है। ये बोला जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में एक पोल कराया गया और ये बोला गया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि अगर हमको कोविड 19 नहीं है तो हम कोई भी वैक्सीन नहीं लेंगे अनटिल अनलेस उस वैक्सीन की एफिशिएंसी हमारे सामने नहीं आ जाती है। तो ये बात तो देखिए बिल्कुल लॉजिकल है। जिनको कोविड 19 हो गया है उनको इस समय पे बचाना प्रायोरिटी है, और अगर कोई भी वैक्सीन ऐसी है जिससे थोड़ा बहुत प्रॉमिस मिलता है बचाने का तो उसको यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कोवैक्सीन हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन हो गई, ये सब वैक्सीन यूज हो सकती हैं। लेकिन अगर इम्यूनिटी को डेवलप करने की बात है, नहीं एक ऐसा पर्सन जिसको कोविड 19 नहीं है और वो अपने आप को कोविड 19 से बचाना चाहता है, इम्यून करना चाहता है, उसके लिए अगर वो किसी वैक्सीन को कंज्यूम करता है तो उस वैक्सीन के प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए कई सालों तक, और जब तक उसकी प्रॉपर एफिशिएंसी सामने नहीं आती तब तक उस वैक्सीन को नहीं लेना चाहिए। तो ये सब बातें करी गई हैं। अगले आर्टिकल पे चलते हैं दोस्तों, वो है स्ट्रीमिंग फॉर रीडिंग। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इस आर्टिकल शुरुआत ऐसे की गई है, अभी अभी अमेजन प्राइम पे मूवी रिलीज हुई थी गुलाबो सिताबो। भाई आयुष्मान खुराना थे इसमें, अमिताभ बच्चन थे, बड़े बड़े स्टार्स थे। जब इसके सबटाइटल ऑप्शन आए तो उसमें 15 लैंग्वेजेस थी, लेकिन मूवी की भाषा थी हिंदी, बट हिंदी सबटाइटल्स नहीं थे। अब आप में बहुत सारे लोग बोलोगे जब भाई लैंग्वेज ही हिंदी है तो हिंदी के सबटाइटल्स की क्या जरूरत है। तो यहां पे आप इस चीज को कनेक्ट करो किससे दोस्तों, आप इस चीज को कनेक्ट करो यूएस से। जो नेटफ्लिक्स हुआ है दोस्तों, उसमें आप देखते होगे कि कई बार उसमें इंग्लिश में ही बोलते हैं लोग, लेकिन नीचे के सबटाइटल्स भी इंग्लिश में आते हैं। तो अगर हिंदी में बोल रहे हो, नीचे के सबटाइटल्स भी हिंदी में आते हैं, तो इससे फायदा क्या है, इस सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग का हमको फायदा क्या है। इससे क्या होगा दोस्तों, ऑफ विजुअल कंटेंट कैन इनेबल अ व्यूअर डेवलप लाइफ लॉन्ग रीडिंग एंगेजमेंट। रीडिंग एंगेजमेंट को यहां बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसके ऊपर बहुत सारी पायलट स्टडी हो चुकी है। अब देखिए, अगर टीवी में हम लोग इस एसएलएस में सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग को एसएलएस बोलूंगा, तो अगर टीवी में हम लोग एसएलएस को अपॉइंट कर दें, अगर हम लोग ओवर द टॉप सर्विसेज जैसे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सब जो हो गए, तो ओवर द टॉप सर्विसेज में अगर हम लोग एसएलएस को ले आए तो हम लोग लिटरेसी को बहुत जबरदस्त कर सकते हैं दोस्तों। लिटरेसी को अगर रेवोल्यूशनाइज करने की बात की जाए तो वो इस चीज से हो सकती है। देखिए बहुत सारे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं इंडिया की, उनको बोलना तो आता है बट उनको पढ़ना नहीं आता है। अगर उनको पढ़ना सिखाना हो तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जो भी विजुअल कंटेंट उनके सामने जा रहा है आप उसमें एसएलएस ले आइए। प्लस ये सिर्फ उन लोगों को मदद नहीं करेगा जो डेफ हैं, जिनको सुनाई नहीं देता ठीक से, उनको भी मदद करेगा क्योंकि वो पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके सामने टीवी आता है और टीवी में जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो भले ही आपके लैंग्वेज है बट साथ साथ वही लैंग्वेज लिखी भी हुई है, तो आप उसको पढ़ोगे भी क्योंकि वो बार बार आपके सामने आ रहा है। तो इससे 600 मिलियन 60 करोड़ जो वीक रीडर्स हैं, जो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं दोस्तों, वो पढ़ने में अपनी स्किल्स को और सुधार सकेंगे। तो आप देखिए दोस्तों, नॉर्मल को लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, वो एंटरटेनिंग नहीं होता, लेकिन टीवी तो देखते हैं, टीवी तो सब देखते हैं। अगर टीवी की बात की जाए तो क्लोज टू 1 बिलियन व्यूअर्स इन इंडिया, मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों 100 करोड़ लोग इंडिया में 3 घंटे 46 मिनट टीवी देखते हैं हर दिन। तो अगर 100 करोड़ लोगों के सामने जो वीडियो कंटेंट जा रहा है, इस वीडियो कंटेंट में अगर सब टाइटल्स और वही लैंग्वेज लिखी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे और सीखेंगे। और ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल टीवी में एंटरटेनमेंट देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो इन चीजों को देखने लगेंगे। फिर बच्चों के स्कूल बंद है, अब कोविड 19 के चलते स्कूल बंद है और आगे आने वाले समय में बहुत समय तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि स्कूल खुले फिर बंद हुए, फिर खुले फिर बंद हुए। कोविड 19 की क्राइसिस जल्दी जाने वाली है नहीं, ठीक है।
इनफैक्ट कोविड 19 से पहले भी इंडिया में सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं थी दोस्तों। ये कहा गया था, एक सर्वे लिया गया था, उसमें बोला गया कि क्लास 5 का बच्चा, एक 5वीं क्लास का बच्चा सेकंड क्लास के टेक्स्ट को, सेकंड क्लास की लिखी हुई किताब को नहीं पढ़ पा रहा था। तो आप समझ लीजिए कि इंडिया के लिटरेसी लेवल्स कितने खराब थे। तो उन लिटरेसी लेवल्स को सुधारने के लिए क्या किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग क्या लेके आई? एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स लेके आई। इस एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा गया, यहां लिख देता हूं मैं। तो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स लेके आया। आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग दोस्तों, राइटिंग गंदी है, कुछ लोग राइटिंग को गरिया भी रहते कमेंट में, बट अब क्या कर सकते हैं, गंदी है तो है। तो अब एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के। सितंबर 2019 में इनको फ्रेम किया गया। क्या बोला गया? अच्छा, इसको फ्रेम कहां किया गया? इसको फ्रेम किया गया राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट। जो डिसेबिलिटी एक्ट है ना 2016 का, उसके अंदर उसको फ्रेम किया गया। और ये बोला गया कि भाई टीवी पे 50% ऑफ द जो इंटरटेनमेंट कंटेंट है 2025 तक उसमें सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग होनी चाहिए। यानी 50% ऑफ द इंटरटेनमेंट कंटेंट ऑन टीवी में 2025 तक सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग होनी चाहिए। तो मतलब गवर्नमेंट को कोविड 19 के क्राइसिस से पहले ही इंपॉर्टेंस समझ में आ गई थी सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग की। और सबसे खास बात यह है कि सबसे पहले अगर इसको किसी चैनल को ये करना है तो दूरदर्शन को करना, क्योंकि दूरदर्शन इज ए गवर्नमेंट चैनल। जब पहले दूरदर्शन पे आप ये चीज कर देंगे तो प्राइवेट चैनल्स पे आप इसको इंपोज कर सकते हो। और यहां पे ये बोला गया है आपको इसको इंपोज करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। एग्जाम्पल किसका लिया गया? एग्जाम्पल लिया गया नेटफ्लिक्स यूएसए में। यह बोला गया कि भैया अमेरिकन जिनको डिसेबिलिटीज थी उनको जो स्ट्रीमिंग कंटेंट है वो सही तरीके से समझ में आए, इसलिए सबटाइटल्स ले आई। नहीं, इंग्लिश कंटेंट का इंग्लिश सबटाइटल लेके आइए, तो नेटफ्लिक्स लेके आ नहीं रहा, तो नेटफ्लिक्स को कोर्ट में घसीटा गया। और जब कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं आपको इंग्लिश में लेके आने हैं सबटाइटल, तो नेटफ्लिक्स को भी लेके आना पड़ा। तो यहां पे ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि केवल गवर्नमेंट चैनल्स में ही नहीं, आपको प्राइवेट ओवर द टॉप सर्विसेज, प्राइवेट चैनल्स में भी इस चीज को लेके आना है। और इसको आपको उनके ऊपर इंपोज करना पड़ेगा, अपने आप वो लेके नहीं आएंगे, क्योंकि सबटाइटलिंग में भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ना, पैसा खत्म होता है इन चैनल्स का। तो अनटिल अनलेस आप इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे, ये वो करेंगे नहीं। और इसके लिए सबसे पहले जो गवर्नमेंट चैनल्स हैं उसमें आपको इन चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा दोस्तों। ये सब बातें यहां पे कही गई। मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट चलते हैं। रिफॉर्मिंग इंडियाज डिजिटल पॉलिसी। इसको भाई अब देखिए, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं है। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इस आर्टिकल को लिखा किसे है। इस आर्टिकल को लिखा है मार्क लिंस्कॉट ने। मार्क लिंस्कॉट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव में फॉर्मर असिस्टेंट थे। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं भाई कोविड 19 की क्राइसिस आ गई है। इस कोविड 19 के क्राइसिस के चलते भाई कंट्रीज में एफडीआई आना बंद हो गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई है। और उंकटाड की एक रिपोर्ट आई थी। उंकटाड क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी रिपोर्ट का नाम था WIR, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ने बोला कि कोविड 19 के बाद एशियन इकोनॉमीज में एफडीआई 45% से घटेगी। तो भैया 45% से एफडीआई घट सकती है। अब अगर 45% से एफडीआई करेगी तो इन एशियन इकोनॉमीज की जो ग्रोथ है वो रुकेगी। तो अब ग्रोथ किस में होगी? अब ग्रोथ होगी डिजिटल सर्विसेज में। और डिजिटल सर्विसेज में क्या भैया, बहुत, अब देखिए डिजिटल सर्विसेज तो आज की डेट में बहुत ज्यादा हो गई, बहुत वेराइड हो गई हैं। हर सेक्टर में डिजिटल सर्विसेज है। तो हेल्थ सेक्टर में डिजिटल सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल प्रैक्टो ऐप हो गई, बहुत सारी ऐसी एप्स आ रही हैं दोस्तों, स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं कि आप डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन करिए। वीडियो कॉल पे डॉक्टर आ जाएगा, आप उसकी प्रॉब्लम को बताओ, वो फिजिकल एग्जामिनेशन जो करते हैं ना आप सामने जाके, वो वीडियो पे करेगा वो एग्जामिनेशन और आपको प्रॉब्लम बताएगा। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में कोचिंग इंडस्ट्री पूरी ऑनलाइन चल रही है। अब देखिए बतेरे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने कोचिंग चलानी ऑनलाइन शुरू कर दी, वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है। रिटेल में अब आप अमेजन को भी आप ऑनलाइन सर्विस बोलोगे, डिजिटल सर्विस बोलोगे। अमेजन, बिग बास्केट, डी मार्ट सब डिजिटल सर्विसेज में कन्वर्ट हो रही है। भाई ऐप पे ऑर्डर प्लेस करो, घर पहुंच जाएंगी चीजें। कितने सारे नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। लिशियस, भैया नॉनवेज तक तुम्हारे घर पे डिलीवर करेंगे। अब तक आपको नॉनवेज खरीदने के लिए जाना पड़ता था दुकान में, चिकन कटवा के मटन कटवा के लाना पड़ता था। अब क्या है, लिशियस ऐप डाउनलोड करो, सीधे प्लेस करो। तो भाई डिजिटल सर्विसेज इंडिया में बहुत तेजी से घुस रही हैं, सीधी सीधी बात यह है। और अगर इंडिया को ग्रो करना है
तो उसको डिजिटल सर्विसेज में ग्रो करना पड़ेगा, डिजिटल सर्विसेज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन डिजिटल सर्विसेज को भी आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्रीज से आनी है। अब चाइना से इन्वेस्टमेंट आनी थोड़ी कम हो रही है, रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो यूएस से आनी पड़ेंगी। यूएस से अगर इन्वेस्टमेंट लेके आनी है तो इंडिया को अपने कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। 3 चीजों में रिफॉर्म्स की यहां पे बात की गई है। एक तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, दूसरा ई कॉमर्स पॉलिसी, और तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट। इन 3 चीजों में सरकार अभी काम कर रही है और तीनों चीजों को सही करना है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में जो यूजर्स हैं उनकी पर्सनल प्राइवेसी को बचाना है, बट एक लिमिट से ज्यादा अगर पर्सनल प्राइवेसी को आप बचाओगे तो ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स वायलेट होंगी, क्योंकि ये पर्सनल डाटा को कलेक्ट करके ही तो एडवर्टाइजमेंट सर्व करते हैं। तो अगर इनको फायदा ही नहीं हुआ तो ये आएंगे क्यों इंडिया में। तो ये सब दोस्तों बातें कही गई। अब ये बोला जा रहा है कि इंडिया यूएस की जो रिलेशनशिप है वो बहुत हद तक इंडिया की डिजिटल पॉलिसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल सर्विसेज का समय है। और अभी के लिए रिसेंटली कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि अच्छी नहीं है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने सेक्शन 301 रिव्यू चलाया है। और उस सेक्शन 301 रिव्यू के तहत क्या हो रहा है कि यूएस की जो टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं उनके ऊपर जो भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं दुनिया भर में, उसके ऊपर एक इंक्वायरी चलेगी। तो इंडिया ने भी एक इक्वलाइजेशन लेवी लगाई है। तो क्या वो इक्वलाइजेशन लेवी सही है या गलत है, इसके ऊपर एक इंक्वायरी चलेगी। अब कोविड-19 के चलते इंक्वायरी थोड़ी धीमी हो गई, बट चल तो रही है। तो ऑथर बस ये बोलने की चल रहा है कि इंडिया को अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाना है तो डिजिटल सर्विसेज में एफडीआई चाहिए। वो यूएसए दे सकता है, और वो तब दे सकता है जब इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट सिनारियो है वो बहुत अच्छा होगा। ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे कही गई हैं। काम की चीजें मैंने आपको बता दी, बाकी ज्यादा चीजों में आपको घुसने की जरूरत नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। अब इतनी देर बोल रहा हूं तो इतना तो आप कर ही सकते हो, अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।